हमारा पर्यावरण। हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्या पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अनोन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। परितंत्र, इसके संगठन क्या है। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अनोन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं तथा एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, मृदा, वायु तथा खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, गुलाब, वृक्ष, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाली सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पंछी जैसी जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अनोन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटक द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः एक बगीचा एक परितंत्र है। वन, तालाब तथा झील परितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र हैं। हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार जीवों के उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटन वर्गों में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमने स्वनिर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था। कौन सा जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नीलहरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण का क्षमता होती है इस वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। क्रियाकलाप 15.1 सभी संभवतः आपने एक जीवशाला, एक्वेरियम देखा होगा। आइए इसे बनाने का प्रयास करें। जल जीवशाला बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, एक बड़ा जार भी ले सकते हैं। जल, ऑक्सीजन एवं भोजन, हम एक वायु पंप अतिरिक्त द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं तथा मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे होता है। एक जल जीवशाला मानव निर्मित तंत्र का उदाहरण है। क्या हम जल जीवशाला बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यदा कदा इसकी सफाई की क्या आवश्यकता है। क्या हमें इस प्रकार तालाबों एवं झीलों की सफाई भी करनी चाहिए, क्यों और क्यों नहीं। ये सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दे तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर भी गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशोषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं जो मिट्टी, भूमि पर चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनका अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती रहती है। क्रियाकलाप 15.2 जल जीवशाला बनाते समय क्या आपने इस बात का ध्यान रखा कि ऐसे जलीय जीवों को साथ न रखें जो दूसरों को खा जाए, अन्यथा क्या हुआ होता। समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि उपरोक्त समूहों में जीव एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो।
यदि 3 चरण आप क्या आप किसी ऐसे एक समूह की सबसे अधिक महत्व मानते हैं, क्यों और अथवा क्यों नहीं? आहार श्रृंखला एवं जाल क्रियाकलाप 15.4 में हमने जीवों को एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। चित्र 15.1 के अनुसार आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पाद प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय पोषी स्तर छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। चित्र 15.2 में हम जानते हैं कि भोजन हमें खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तब पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अनोन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी और सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। स्वपोषी से ऊर्जा विषम पोषी अपघटकों तक जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो पर्यावरण में ऊर्जा का कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर की उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है तो आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना ही अधिक होता है कि चौथे स्तर पर चित्र में दिखाए गए हैं ABC प्राकृतिक आहार श्रृंखला, ए वाले में वन, बी वाले में घास के मैदान, सी वाले में तालाब। ये आहार श्रृंखला 3 चरण की दिखाए गए हैं। तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक पोषी स्तर दिखाई गई है। पोषी स्तर आपको दिखाई गई है। बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। विभिन्न काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। तथा एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखावित होते हैं तथा शाखावित श्रृंखलाओं की एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। चित्र 15.3 में अनेक आहार श्रृंखलाएं से बना आहार जाल दिखाया गया है। ऊर्जा प्रवाह के चित्र 15.4 में 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में शीर्ष पर मांसाहारी फिर से शाकाहारी उत्पादक और सूर्य का प्रकाश एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का आरेख चित्र 15.4 में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारी को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषियों को उपलब्ध नहीं होती। जैसा कि विभिन्न पोषी स्तरों पर कृमि का स्थानांतरित होता है, अपने से पहले स्तर के उपलब्ध नहीं होती। दूसरे, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों को रोगों एवं पीड़कों से बचाने के लिए कीटनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना है। ये रसायन बहकर मिट्टी में
तथा जल स्रोत से चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिज के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों में यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैविक निम्नीकृत है। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्थान है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूं तथा चावल, सब्जी, फल तथा मांस में पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। क्रियाकलाप 15.3 समाचार पत्रों में तैयार खाद्य सामग्री अथवा भोज्य पीड़कों पर पीड़क एवं रसायनों की मात्रा में विषय में प्रायः ही समाचार छपते रहते हैं। कुछ राज्यों के इन पदार्थों पर रोक भी लगा दी है। इस प्रकार की रोक के औचित्य पर चर्चा कीजिए। आपके विचार में इन खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशी का स्रोत क्या है? क्या यह पीड़कनाशी अन्य खाद्य स्रोतों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं? किन उपायों द्वारा शरीर में इन पीड़कनाशी की मात्रा कम की जा सकती है? चर्चा कीजिए। प्रश्न, पोषी स्तर क्या है? एक श्रृंखला आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? हम सब पर्यावरण का समाकित भाग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वे है ओजोन परत का अपक्षय अपशिष्ट निपटान ओजोन परत पर तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्यतः ऑक्सीजन, जिसमें विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं, के अणु में 2 परमाणु होते हैं। जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन पर एक घातक विष है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर ओजोन एक आवश्यक कार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण के लिए यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनाती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शाया गया है। O2 पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट से O+O में +O+O2 की क्रिया करके O3 बनाता है, ओजोन कहलाता है। 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव श्रृंखला रसायनों की इसका मुख्य कारक माना गया। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन में 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनी CFC रेफ्रिजरेटर बनाएं। क्रियाकलाप 15.4 पुस्तकालय, इंटरनेट तथा समाचार पत्रों से पता लगाइए कि कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी। ये पता लगाइए कि इन पदार्थों के उत्पादन एवं उत्सर्जन के नियमन संबंधी कानून ओजोन संरक्षण को कम करने के लिए कितने सफल हैं। क्या पिछले कुछ वर्षों में ओजोन छिद्र के आकार में कुछ परिवर्तन आया है। कचरा प्रबंधन, अपनी दैनिक गतिविधियों से हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है? जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? आइए इन प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 15.5 अपने घर से कचरा एकत्र कीजिए। इसमें पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा जैसे कि रसोई का कूड़ा, संदूषित भोजन, सब्जियों के छिलके, चाय की उपयोग की गई पत्तियां, दूध की खाली थैली तथा खाली डिब्बे, रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल, स्ट्रिप, बबल्स पैक, पुराने फटे कपड़े तथा टूटे जूते आदि हो सकते हैं। इस विद्यालय
इसे विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढा में दबा दीजिए। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध न हो तो इसे कचरे की पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्र करके इसे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से ढक दीजिए। इसे नम रखिए और 15 दिन के अंतराल पर इसका अवलोकन करते रहिए। वह कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय बाद अपरिवर्तित रहते हैं, वे कौन से पदार्थ हैं जिनका स्वरूप तथा संरचना में परिवर्तन आता है, जिन पदार्थों के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन आया है उनमें कौन कौन से पदार्थ अतिशीघ्र परिवर्तित हुए हैं। अपने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करते? एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसीलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरी मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरण थे? वे पदार्थ जो क्रियाकलाप 15.6 पुस्तकालय अथवा इंटरनेट द्वारा जैव निम्नीकरण एवं जो अजैव निम्नीकरण पदार्थों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। और जैव निम्नीकरण पदार्थ कितने समय तक पर्यावरण में इसी रूप में बने रह सकते हैं? आजकल जैव निम्नीकरण प्लास्टिक उपलब्ध है। इन पदार्थों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या उनसे पर्यावरण को हानि हो सकती है अथवा नहीं। प्रश्न, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण? ऐसे दो तरीके समझाइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते, अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय इनर्ट हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं तो पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देती है। किसी पर्यटक स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फैली हुई दिख जाएंगी। पिछले कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित एवं इस कचरे के निपटान के उपायों पर चर्चा की है। आइए इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान दें। क्रियाकलाप 15.7 पता लगाए कि घरों में उत्पादित कचरे का क्या होता है। क्या किसी स्थान से इसे एकत्र करने का कोई प्रबंधन है? पता लगाए कि स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर निगम, आवास कल्याण समिति द्वारा इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है। क्या वहाँ जैव अपघटित अथवा अजैव अपघटित कचरे को अलग अलग करके व्यवस्था है। गणना कीजिए कि एक दिन में घर में कितना कचरा उत्पादित होता है, इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरण है। गणना कीजिए कि कक्षा में प्रतिदिन कितना कचरा उत्पादित होता है, इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरण है। इस कचरे के निपटान के कुछ उपाय सुझाइए। 15.8 क्रियाकलाप पता लगाए कि आपके क्षेत्र में मल व्ययन की क्या व्यवस्था है। क्या वहाँ इस बात का प्रबंधन है कि स्थानीय जलाशय एवं जल के अन्य स्रोत अनउपचारित वहित मल से प्रभावित न हो। अपने क्षेत्र में पता लगाए कि स्थानीय उद्योग अपने विशिष्ट कूड़े कचरे एवं तरल अपशिष्ट के निपटने का प्रबंधन करते हैं। क्या वहाँ इस बात का प्रबंधन है जिसमें सुनिश्चित हो सके कि इन पदार्थों से भूमि तथा जल का प्रदूषण नहीं होगा। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे का मात्रा अभी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारे अभिवृद्धि में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। हम प्रयोज्य निर्वर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीके में बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तु के कचरे की पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचार में इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर विचार कीजिए। कप, यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ी में चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजल कप एवं गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वस्थकार हैं। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या समघात इम्पैक्ट होगा। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ मिट्टी के बर्तन के विकल्प के रूप में आए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी मिट्टी, उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है। आपके विचार में डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ हैं?
क्रियाकलाप 15.10 इंटरनेट अथवा पुस्तकालय की सहायता से पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निपटान के समय किन खतराओं वस्तुओं से आप सुरक्षा पूर्वक छुटकारा पाना है। ये पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। पता लगाया कि प्लास्टिक के पुनर्चक्रण किस प्रकार होता है। क्या प्लास्टिक के पुनर्चक्रण का पर्यावरण पर कोई समघात होता है। प्रश्न, ओजोन क्या है तथा इस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं। किन्हीं दो तरीके का वर्णन कीजिए। आपने क्या सीखा। परितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। यह आहार श्रृंखला में पोषी स्तर को सीमित कर देता है। मानव की गतिविधियां का पर्यावरण पर समघात होता है। CFC जैसे रसायन ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण को सुरक्षा प्रदान करती है, अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण अथवा अजैव निम्नीकरण हो सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है।